नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फिजिक्स बडी और स्वागत करता हूं आपके और मेरे इस खूबसूरत से चैनल योर फिजिक्स बडी में। अगर आपको लाइट की दुनिया यानी कि ऑप्टिक्स मुश्किल लगती है तो चिंता छोड़िए, हम शुरू कर रहे हैं एक ज़बरदस्त सीरीज रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशित। अगले कुछ लेक्चर्स में हम लाइट की प्रॉपर्टीज से लेकर उसके एप्लीकेशन तक सब कुछ कवर करेंगे। इस सीरीज में आप सीखेंगे कैसे मिरर्स रिफ्लेक्शन और लेंसेज रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करके इमेज फॉर्मेशन शो करते हैं। विल ऑल्सो टॉक अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सीरीज आपकी ऑप्टिक्स को सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक बना देगी। एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप मॉडर्न फिजिक्स की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो वो चैनल पर पहले से ही अपलोड है, उसे ज़रूर चेक कीजिए। तो कॉपी पेन उठाइए और कंसेप्ट को विजुलाइज कीजिए और कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछिए। क्या आप तैयार हैं इस सफ़र के लिए? चलिए रे ऑप्टिक्स का पहला अध्याय शुरू करते हैं। लेट्स डू दिस। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 9 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि ऑप्टिक्स ब्रांच का एक चैप्टर है। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स एक वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम लाइट से रिलेटेड चीज़ों को डील करते हैं। तो बेसिकली a branch of physics which deals with study of light। लाइट के बिहेवियर को सही तरीके से जानने के लिए जो ब्रांच हमने फिजिक्स में स्पेसिफिकली मेंशन करी है उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। इसमें मेजरली दो पार्ट्स आते हैं। पहला आता है रे ऑप्टिक्स और फिर आता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों के दोनों पार्ट लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के होने का प्रमाण भी है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। दैट इट इज समवॉट somehow proves the dual behavior of light, or you can say electromagnetic radiation, which possess both particle nature as well as wave nature। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे एक पार्टिकल जो बिहेवियर शो कर सकता है, वही बिहेवियर सारे के सारे लाइट भी शो करती है। तो उसके पार्टिकल नेचर के होने का एक काफ़ी हद तक लंबा चौड़ा प्रूफ हमें इस चैप्टर में मिलेगा। वहीं पे हम लाइट के बिहेवियर को बहुत डिटेल में समझ रहे होंगे। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमें कोई चीज़ दिखती कैसे है, तो उसका सिंपल सा जवाब है बिकॉज ऑफ लाइट। हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं क्योंकि उस चीज़ के ऊपर लाइट फॉल कर रही होती है। लाइट इज somewhat you can say striking that object and coming to our eyes। तो जैसे ही वो हमारी आंखों में लाइट पड़ती है उस ऑब्जेक्ट की, हमें वो ऑब्जेक्ट दिखने लग जाता है। और वहीं पे अगर तुम एकदम अंधेरा कर दो, 100% डार्कनेस, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। 100% डार्कनेस ना इतनी ईजी नहीं है, हो भी ज़्यादा ऐसी बात नहीं है। अगर तुम 100% डार्कनेस रिड्यूस कर दो या रूम के अंदर बिल्कुल भी लाइट ना रखो, तो तुम्हें एक्चुअली में नहीं दिखेगा तुम्हारे सामने क्या रखा है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों में पड़ ही नहीं रही। और हमारी आंखें तभी किसी चीज़ को देख सकती है जब उसके ऊपर लाइट गिर रही हो। तो ये बहुत सिंपल सा बिहेवियर है लाइट का। इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो ऑप्टिक्स क्या है? वो ब्रांच है जो लाइट से डील करती है और उसके फिनोमिना को समझती है। ऑप्टिक्स जनरली बोला जाता है दो टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम स्पेसिफिकली रेस के बारे में बात कर रहे होंगे। रेस फिनोमिना या फिर कैसे लाइट के पार्टिकल नेचर को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। वहीं पे फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट को कुछ उन फिनोमिना से कंपेयर करके देखेंगे जो सॉलिड हमें दिखाते हैं। जैसे कि वाटर, वाटर की जो वेव्स होती है वो जिस तरीके से बनती है और आगे जाके यू कैन से ट्रैवल करती है वेव्स, वो वेव्स के ट्रैवल करने का तरीका और लाइट के ट्रैवल करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो वो चीज़ को हम वेव ऑप्टिक्स में प्रूव कर रहे होंगे और वहीं से लाइट का वेव बिहेवियर भी प्रूव हो रहा होगा फिजिकली कुछ ही एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। और इसी के अंदर क्वांटम ऑप्टिक्स भी आता है। इसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। बस इतना समझ लो कि मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर भी वही सेम चीज़ें हो रही है जो फिजिकली हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं। तो शुरुआत करेंगे लाइट से। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है लाइट कुछ नहीं है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, आगे बढ़ती है। फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड होती है। लाइट एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करती है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है। और इस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ भी कर लिया है ऑलरेडी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, तो ये चीज़ भी याद होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मुझे लाइट की वेलोसिटी निकालनी है, किसी भी लाइट की वेलोसिटी निकालनी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर उसकी वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये लाइट हर टाइप की लाइट के लिए एप्लीकेबल है। हर टाइप की लाइट का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर कोई और कलर की लाइट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या विजिबल रीजन से, तो हर लाइट की वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विजिबल लाइट लाइज बिटवीन अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड रीजन। तो ये रीजन याद होना चाहिए, ये विजिबल लाइट का रीजन है। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ है, इसको हमें याद कर ले तो बेहतर रहेगा। और ये डायग्राम वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली ट्रैवल करने को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि जो वेव होगी
वो कुछ ऐसे प्रोपोगेट कर रही होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो ये चीज़ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी देखी थी, और लाइट में भी यही डायग्राम हम देख रहे हैं, क्योंकि लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जब भी वो ट्रैवल करेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ही करेगी, ये चीज़ हमें समझनी है। आई इज द मोस्ट सेंसिटिव टू येलो ग्रीन लाइट, दैट इज लाइट ऑफ वेवलेंथ 5550 एंगस्ट्रॉम। तो जो ह्यूमन आई है वो काफ़ी हद तक काफ़ी सेंसिटिव होती है येलो ग्रीन लाइट पे। मतलब हमको काफ़ी अच्छे लगते हैं ये कलर्स, ऐसा तुम कह सकते हो। जनरली हर इंसान को जो ये लाइट कलर इस रीजन में लाइक करेगा, किसी का मतलब यू कैन से वो वाला कलर नहीं होता कि मुझे ये बिल्कुल ही नहीं पसंद, डिसलाइक नहीं होता कंप्लीटली, और लाइक नहीं भी है तो ठीक है, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट एनीवन कैन डिसलाइक। क्योंकि वो आई के मोस्ट सेंसिटिव रीजन में लाइक करती है, तो हमें वो ऑटोमेटिकली अच्छी लगती ही है, क्योंकि मेरी आई के लिए वो सबसे सही है, ये लाइट हमारी अगर रिफ्लेक्शन में हमारी आंखों में पड़ रही है तो। दूसरी चीज़ परसिस्टेंस ऑफ आई, जो कि 1/10 सेकंड होता है। परसिस्टेंस ऑफ आई का मतलब क्या है, परसिस्टेंस ऑफ आई का मतलब यह है कि जो हमारी आई है वो किसी भी चीज़ को यू कैन से देखने के लिए मिनिमम टाइम जो उसको चाहिए वो 1/10 सेकंड है। सोचो 0.1 सेकंड से भी लेस देन के अंदर हम हमारी आई जो है वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेती है। एग्जाम्पल के तौर पे बिजली का कड़कना, अगर तुम बहुत फोकस से देख रहे होगे ना आसमान में बादलों को, तो वो जो लाइटनिंग के दौरान निकलेगी वो बहुत कम समय के लिए निकलती है, लेकिन अगर हम उसे ध्यान से देख रहे हो तो हमें दिख जाती है एकदम परफेक्ट, कि हाँ भाई इस वाले क्लाउड से निकल के उस वाले क्लाउड में गई। तो रीज़न यही है कि हमारी आई का जो परसिस्टेंस है वो 1/10 सेकंड है, मतलब वो काफ़ी कम समय में चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए कैपेबल है। अब ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है, लाइट की प्रॉपर्टी को ही दर्शाता है। ये प्रिंसिपल सिंपल सा ये बताता है कि अगर दो पॉइंट के बीच में लाइट को ट्रैवल करना है तो लाइट हमेशा सबसे छोटा पाथ ही चूज करेगी। मतलब क्या चूज करेगी, डिस्प्लेसमेंट। मतलब लाइट को फिजिक्स पता है कि कम समय में ज़्यादा दूरी कवर करने के लिए डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग मूव करो। तो जब लाइट मूव करती है तो सबसे छोटा पाथ चूज करती है, ताकि कम से कम समय में वो दूसरी जगह पे पहुंच जाए। इसी को फर्मेट्स प्रिंसिपल बोलते हैं। लाइट के जनरली दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस सोर्स, एक होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्सेज वो होते हैं जो अपने अंदर से लाइट खुद प्रोड्यूस करे, वहीं पे नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज वो होते हैं जो अपने अंदर से तो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन रिफ्लेक्ट करके लाइट जरूर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे लिए नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट रात के टाइम पे कौन होता है, मून। मून की लाइट जो है अच्छी खासी लाइट, अगर तुम किसी गांव या फिर किसी ऐसे अनडेवलप्ड एरिया में चले जाओ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह इतनी नहीं है, तो रात के टाइम पे चांद की रोशनी भी बहुत ज्यादा लगती है। क्यों, क्योंकि आसपास कुछ है नहीं। तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो लाइट का सोर्स, लाइट के सोर्स की तरह काम करता है। तो ये छोटी सी चीज हमें याद होनी चाहिए। लाइट रे के बारे में अगर बात करें तो रे को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो इमेजिनरी लाइंस है जो लाइट के ट्रैवल की डायरेक्शन के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो कभी भी हम रे बना रहे होंगे तो सिंपल सा जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही है उस डायरेक्शन में इन रेस को कुछ ऐसे इमेजिनरी लाइंस की तरह बता सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोई सोर्स होगा, ये सोर्स जो है ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा होगा, और जो ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा होगा ये लाइट कुछ ऐसे ट्रैवल कर रही होगी स्ट्रेट लाइन में, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो इस चीज को लाइट रे बोल सकते हैं हम। वहीं पे लाइट बीम क्या होता है कि अगर बहुत सारी रेज एक साथ आ जाए उसे लाइट बीम बोल देंगे। तो लाइट बीम कैसे कैसे हो सकती है, पहला होता है पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम से पैरेलल बीम जो है वो उन टॉर्चेस से निकलती हुई हमें नजर आती है जिन टॉर्चेस में जो यू कैन से जो ग्लास लगा होता है वो एक तरीके से प्लेन मिरर सा होता है। तो इस प्लेन मिरर की वजह से, प्लेन मिरर कह लो, प्लेन मिरर नहीं कहूंगा मैं, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है इसके अंदर। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना वो क्या करता है, वो सारी की सारी रे ऑफ लाइट को पैरेलल कर देता है। मतलब अगर इसके फोकस पे सोर्स को रख दिया जाए तो सारी की सारी लाइट रे क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इस तरीके से लाइट जो है वो बाहर निकलती हुई नजर आती है हमें। तो ऐसी लाइट बीम्स को बोलते हैं पैरेलल बीम। वहीं पे अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है या डाइवर्स करना है तो हम कोई और लेंस यूज कर देंगे। हम कॉनकेव लेंस यूज कर सकते हैं, हम प्लेन प्लेन मिरर यूज कर सकते हैं जो कि दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट। तो अलग अलग लाइट बीम के सोर्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ये हमें समझना था। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं 3 टाइप के। ऑलरेडी तुम छोटी क्लासेस में ये सब पढ़ के आए हो, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक। तो आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की जरूरत है। ऑब्जेक्ट और इमेज के अंदर अगर हम बात करी जाए तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट करे, जिसका कोई मास हो, या फिर ऐसा समझो कि एक्चुअल या एपरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, कि एक ऐसा पॉइंट जहां से इंसिडेंट रे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। वहीं पे इमेज क्या होता है, वो होता है, वो पॉइंट होता है जहां से रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रही हो। अभी थोड़ी देर में और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बाकी सिंपल से याद रखो, ऑब्जेक्ट वो जो फिजिकली एग्जिस्ट करता हो जिसकी इमेज हम ऑब्टेन करने की कोशिश करें। और इमेज वो जो कि किसी भी रिफ्लेक्टिंग टाइप सरफेस से लाइट रेज पास करे और वो लाइट रेज की फॉर्म में हमें उसकी इमेज मिल जाए।
तो इमेज जो होता है वो सिंपल सा, तुम ऐसा समझो कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी है वो कैसी इमेज बनाएगा। ऑब्जेक्ट की कोई गलती नहीं है इसमें। ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो सेम टू सेम इमेज जो दिखती है वो दिखती है प्लेन मिरर से, जो हम हमारे घरों में भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन होती है 1। जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज बिना किसी चेंज के। और प्लेन मिरर के अलावा बाकी जितने भी टाइप ऑफ मिरर्स है वो कभी भी एग्जैक्ट इमेज नहीं देते, वो उसमें ऑटोमेटिक कुछ चेंजेस कर देते हैं अपने लेंस की पोजीशनिंग की वजह से कह सकते हो, साइज की वजह से कह सकते हो, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक हो सकता है रियल ऑब्जेक्ट और एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो जो रियल ऑब्जेक्ट होता है वो वो फिजिकल पार्ट होगा सिस्टम का जिससे रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सपोज ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक बॉक्स रखा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है एक प्लेन मिरर। तो अभी तक इस कमरे में अंधेरा था, अब एकदम से किसी ने टॉर्च जला दी और टॉर्च जला के इस बॉक्स के ऊपर कर दी। तो अब क्या होगा? ये जो लाइट रेज है ये इस बॉक्स के पास आएंगी और ये लाइट रेज इससे टकरा के अब मिरर के अंदर जाएंगी। तो यहाँ पे अब इस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी? एक इमेज बन जाएगी। तो ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो समझने की बात यहाँ पे ये है कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज तब बनती है जब वहां पे लाइट प्रेजेंट हो। वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से पास करके आगे जाएगी तब जाके इमेज बनेगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा ऐसे, ये मिरर को थोड़ा सा घुमा दिया, कुछ ऐसे कर दिया और यहाँ पे लगा दिया एक और मिरर। तो ये जो लाइट रेज है ये यहाँ से घूम के वापस यहाँ भी तो आ सकती है। जब ये वापस यहाँ से घूम के यहाँ पे इस वाले मिरर के अंदर इमेज बना के दिखाएंगी ना, वो जो इमेज होगी, वो जो इमेज बनी होगी, वो इमेज बनी होगी हमारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वजह से। तो ये जो सेकंड केस में जो इमेज थी अब ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी और ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो बहुत बार ऐसा हो रहा होगा जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे कि हम हमारे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, लेंस के कॉम्बिनेशन की वजह से एक नहीं दो दो इमेज बना रहे होंगे, जहां पे जो बीच वाली इमेज होगी वो लास्ट इमेज के लिए एज एन ऑब्जेक्ट का काम करे। और यही सेम चीज तुमने कहाँ देखी है? यही सेम चीज तुमने टेलीस्कोप में देखी है, माइक्रोस्कोप में देखी है कि ऑब्जेक्टिव की द्वारा बना गया इमेज आई पीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है और उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स है जो हमें पता होने चाहिए। फिर आता है रियल और वर्चुअल इमेज। तो रियल और वर्चुअल इमेज में जो मेजर डिफरेंस है जो अब तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए एकदम से, कि रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पे बना सकते हैं। मतलब जिसको बनाने के लिए ना सरफेस डिपेंड नहीं करना चाहिए, वो कहीं भी बन जाए बस, वैसी इमेज होती है रियल इमेज। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे प्रोजेक्टर से लाइट निकले तो जो उससे इमेज बनेगी वो होगी रियल इमेज। वहीं पे हम हमारे फोन में कुछ देख रहे हैं, उसमें जो जो इमेज जो जो वीडियोस आ रही है वो सब क्या है? वो सब वर्चुअल है। मेजरली हमें रियल और वर्चुअल इमेज को डिस्टिंग्विश करना होगा जब हम ऑप्टिक्स के अंदर लेंसेज की वजह से या फिर यू कैन से मिरर्स की वजह से इमेजेस को देख रहे होंगे। तो जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, सपोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये यहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो भी यहीं पे बन जाए इसी तरफ, सेम साइड, वो कैसे भी बन सकती है, उल्टी बन सकती है, सीधी बन सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है, वो बन सकती है कैसे भी। तो ऐसी इमेजेस को जो सेम साइड बन जाए इनको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में। और रे डायग्राम के अंदर जब हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे होंगे तो उन केस में तो ज्यादा हमें देखने को मिलेगा कि सेम साइड पहले इमेज बन रही है, उसके बाद दूसरी साइड इमेज बन रही है फाइनल, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की वजह से हम इमेज बनाते हैं ना कि नॉर्मल किसी जनरल वे की वजह से। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इन इमेजेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें लाइट के बारे में पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन। सो व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, जब भी लाइट मीडियम में, दो मीडियम के बाउंड्री को स्ट्राइक करेगी तो कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो है ना वो उस मीडियम में वापस आ जाएगा जहां से गया था। कहने का मतलब सपोज
ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है यहाँ तक। और इसके कंटेनर के ऊपर है एयर। तो अगर लाइट ऐसे ट्रैवल करते हुए यहाँ पे पहुंची, तो यहाँ होगा क्या? ये जो एरिया था पानी के बाहर वाला, ये था एयर, और ये है वाटर। मतलब एयर जो है एक तरीके से वो मेरा पहला मीडियम है जिसमें लाइट रे ट्रैवल कर रही थी ऑलरेडी। और ये वो मीडियम है जिस मीडियम की बाउंड्री से वो जस्ट टकराने वाली है। तो लाइट को जब भी ऐसा होते हुए हम देखते हैं तो उसके साथ दो फिनोमिना होते हैं। दो फिनोमिना क्या होते हैं? पहला फिनोमिना तो ये कि लाइट का कुछ पार्ट वापस से इसी मीडियम एयर में चले जाता है, ऐसे। जबकि लाइट का कुछ पार्ट मीडियम बदल लेता है। तो ये दोनों के दोनों फिनोमिनास लाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज है, जिन फिनोमिनास को हम रिफ्लेक्शन, जब सेम मीडियम में लाइट वापस आ जाए उसे रिफ्लेक्शन बोलेंगे, जब दूसरे मीडियम में चले जाए उसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो लाइट के इस छोटे से बिहेवियर को हमने यहाँ पे जाना। तो रिफ्लेक्शन वो प्रॉपर्टी होती है लाइट की जो उसको सेम मीडियम में वापस भेज दे, और ये फिनोमिना है जो लाइट शो करती है। आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन दो तरीके की हो सकती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे तुम्हें दोनों के मतलब पता होने चाहिए बस। डेफिनेशन वगैरह तो बचपन में पढ़ी ही है हमने। रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट रे जिस एंगल पर इंसिडेंट करेगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। वहीं पे यहाँ पे भी सेम यही चीज होगी। लाइट रे ऐसे आई और ऐसे चले गई। तो अभी भी जिस भी पॉइंट पे लाइट रे ने इंसिडेंट किया और जो एंगल बनाया वो अभी भी बराबर ही होगा। वहीं पे अगर किसी और पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट करती, तो अब इस केस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही होता। तो रिफ्लेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो हमें यही समझना है, जिसको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई हमेशा आर के बराबर होता है। रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में मेजर डिफरेंस यही है कि कॉन्टिन्यूस लाइट के ट्रांसमिशन को अगर हम समझें, तो रेगुलर के अंदर तो रिफ्लेक्शन हमें एकदम जेन्युइन सीधा सीधा होते हुए दिखेगा, लेकिन जिसकी डिफ्यूज के केस में लाइट जिस तरीके से आएगी उस तरीके से जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, सरफेस खराब होने की वजह से। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ आई कि जो रिफ्लेक्शन है वो सरफेस की प्रॉपर्टी है। नॉट डाउट लाइट रिफ्लेक्शन शो करती है, लेकिन रिफ्लेक्शन कैसे होगा वो सरफेस पे डिपेंड करेगा, कि रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा या रिफ्लेक्शन डिफ्यूज होगा। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे इस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। तुमने देखा होगा दो तीन तरीके की लाइट्स आती है, एक जो बिल्कुल आंखों में पड़े, और एक ऐसी जो एक पॉइंट पे पड़े लेजर लाइट की तरह। तो ये चीज़ कर पाना उन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इन प्रॉपर्टीज को समझ के ही पॉसिबल हो पाया। अगर हम ये प्रॉपर्टीज नहीं समझे होते तो आज हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है इसको जरा समझ लेते हैं एक बार फिर से, रिवाइज कर लेते हैं। तो दो लॉज हमें यहाँ पे मिले थे। पहला लॉ ये कहता है कि ऑल, दैट इज सेकंड लॉ। सो फर्स्ट लॉ सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ लाइट रे is always equals to the angle of reflection. I is always equals to R. दूसरा लॉ कहता है ऑल रेज, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज टू बी लाइज एट द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या? सेम प्लेन का मतलब है कि वो सेम प्लेटफॉर्म या फिर सेम सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो रही होगी। सपोज मेरे पास ये एक प्लेन है, ये एक सरफेस है, ये एक रिफ्लेक्टिंग टाइप सरफेस है। तो जो लाइट रे है यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो जैसे ही लाइट रे इस पर इंसिडेंट करेगी कुछ ऐसे, ये इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट करते ही उस पॉइंट पर जब भी हम कोई नॉर्मल देखेंगे, तो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल इस स्लाइड ने बनाया होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इस एंगल को बोलते हैं, और ये बराबर होगा उस एंगल के जिस एंगल से लाइट रे उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर निकली, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो सारी की सारी रेस, ये है मेरी इंसिडेंट रे, ये है मेरी रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल। ऑल थ्री लाइज ऑन द सेम प्लेन, सेम सरफेस, दिस इज व्हाट द सेकंड लॉ इज। और पहला लॉ तो हमें समझ आ ही गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये दो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के, लाइट के लिए एप्लीकेबल होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको हमें अच्छे से समझ के याद रखना। अब यहाँ पे दो तरीके का इंसिडेंस हो सकता है, एक होता है नॉर्मल इंसिडेंस, एक होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। देखो, तो नॉर्मल इंसिडेंस तो जैसा हमने हर जगह देखा है आज से पहले, जब भी जो भी इंसिडेंट हो रहा होगा वो नॉर्मली होगा, कि लाइट आई नॉर्मल के अबाउट, उसने इंसिडेंस किया, तो ये तो होता है हमारा नॉर्मल इंसिडेंस। या फिर स्पेसिफिकली अगर मैं एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो नॉर्मल इंसिडेंस हम इस चीज़ को भी बोलते हैं कि लाइट रे ऐसे आई और वापस ऐसे ही चले गई। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 90 डिग्री हो गया, जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 90 डिग्री हो गया। तो ये भी नॉर्मल इंसिडेंस के केस में ही आता है। ग्रेजिंग इंसिडेंस की अगर मैं बात करूँ, तो इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा सुबह के उस पहर में, जिस पहर में सनराइज हो रहा होता है। तो सिंपल से इस तरीके से समझो कि वो पल तुम्हारी ज़िंदगी में भी ज़रूर आया होगा, जब तुमने रात से सुबह होते हुए अपनी आंखों से देखी होगी। आया ऐसा पल अभी तक तुम्हारी ज़िंदगी में? हाँ, कई बारी। तो उस दौरान क्या होता है, सुबह होने से जस्ट पहले सन से जो निकलने वाली रेज होती है ना, अब रेस को तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना पसंद है, तो वो कुछ ऐसे पास करती है। तो हमको दिखता है कि सुबह होने वाली है, मतलब आसमान में जो डार्कनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन सन नहीं दिख रहा होता कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि जब ये रोटेट करके जाएगा इस तरफ तब जा जाके सन शायद दिखे। तो ये जो इंसिडेंस है, जो ये सरफेस से टेंजेंशियली निकल गई, एक तरीके से कैसे निकली रही, टेंजेंशियली निकल गई इसके, धीरे धीरे एंटर करेगा हॉरिजॉन में कंप्लीटली, लेकिन स्टार्टिंग में ये रेज जो होती है कुछ ऐसे दिखती है। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन सनराइज अगर देखना है, तो वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर से मज़ा आता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट अर्थ पर प्रेजेंट सबसे इकलौती ज़मीन है जहाँ से हमको सन एकदम सामने नज़र आता है, कि हमारे सामने है। ये चीज़ हमें सुबह के टाइम पे दिखती है वैसे, लेकिन वहाँ से देखने का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, ऐसा मैंने सुना। ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो एवरेस्ट ज़रूर जाना। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, जो भी प्लेन मिरर्स होते हैं उनके थ्रू जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे होंगे, तो जैसे नॉर्मली हमने अभी पीछे रिफ्लेक्शन देखा वैसे ही देख रहे होंगे। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को टेक्निकली समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है रिफ्लेक्शन में, इमेजेस बनती कैसे है। तो सपोज ये मेरा एक मिरर है, प्लेन मिरर, और ये प्लेन मिरर एक साइड से पॉलिश्ड है। अगर ये एक साइड से पॉलिश्ड नहीं होगा, तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन भी शो करने लग जाएगी, जिससे इमेज नहीं बनेगी। तो सिंपल सा मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रही होंगी, ठीक है ना। हमेशा दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है तब इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होगा इस केस में? नॉन ल्यूमिनस। ये लाइट किससे ले रहा होगा? जो भी उसके घर में बल्ब या फिर ट्यूबलाइट लगी होगी उससे। तो लाइट जैसे ही इसको टच करके पॉलिश सरफेस यानी कि प्लेन मिरर पे गिरेगी, तो मैं ज्यूम करता हूँ कि दो लाइट रेज निकली, एक लाइट रे ऐसे चले गई और एक लाइट रे ऐसे चले गई। अब लाइट रेस के साथ क्या होता है? लाइट रेस के साथ तो रिफ्लेक्शन होता है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर हमने रिफ्लेक्शन शो कर दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया दोनों पॉइंट पे। और ठीक इसी तरीके से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और दूर चली जाएगी, ठीक है। अब जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर दूर चले गई, तो जब पीछे बैक साइड में हम इसकी इमेज देख रहे होंगे, इसको एक्सटेंड करके पीछे, तो ये जो इमेज होगी, ये इमेज ठीक उतनी ही दूरी पे बनेगी जित प्लेन मिरर से जितनी दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। जो भी डिस्टेंस ये होगा, ठीक उसी डिस्टेंस पर हमारी इमेज भी बनेगी। अब ये इमेज कैसी होगी? पॉइंट इमेज ही होगी। तो कुछ इस तरीके से जो है ना इमेजेस बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। लाइट रिफ्लेक्ट हुई, सरफेस पे पहुंची, रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन जब उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में देखा हमने जाते हुए, और जिस भी पॉइंट पे दो लाइट रेस इंसिडेंट होंगी, उस पॉइंट पर हमें इमेज मिलेगी। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात जो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें याद रखनी है आगे आगे तक, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि लाइट रेस व्हेन मीट
एट अ पॉइंट फॉर्म्स इमेज। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, एटलीस्ट टू लाइट रेस एटलीस्ट टू लाइट रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज। कम से कम दो लाइट रे चाहिए होंगी तभी हमारी जो है इमेज बनेगी। अब ऐसा नहीं है कि दो के अंदर अच्छी बनेगी, जितनी ज़्यादा लाइट रेज होंगी उतनी ज़्यादा प्रिसाइज इमेज बनेगी। जैसे कि कहने का मतलब, इस ऑब्जेक्ट से सिर्फ एक ही थोड़ी ना, दो थोड़ा लाइट निकलेगी, दो से ज़्यादा निकल सकती है। मैंने मान लिया एक ऐसे चले गई, एक ऐसे चले गई, एक और दूर चले गई। तो जब तुम इन सारी की सारी लाइट रेस को वापस से रिफ्लेक्शन के बाद इनको पीछे जाते हुए देखोगे, तो अब ये जब यहाँ जाएंगी तो और ज़्यादा लाइट रेज यहाँ पे जाके मीट करेंगी, और जब और ज़्यादा लाइट रेज यहाँ जाके मीट करेंगी तो इमेज और ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इट्स अबाउट कि तुम कैप्चर कैसे कर रहे हो ऑब्जेक्ट को। ठीक है। तो ऐसा सा कुछ होता है प्लेन मिरर से जब हम रिफ्लेक्शन को देख रहे होते हैं। ये सारे प्रोसेस को अच्छे से समझना है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, लेकिन एग्जाम में जो आएगा वो इन सब चीज़ों की एप्लीकेशन होगी। तुम्हें ऑब्जेक्ट दे दिया, बताओ इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, वहाँ पे तुम सारी चीज़ें कैलकुलेट भी कर रहे होगे। लेकिन सबसे पहले समझ आना चाहिए कि ये सब है क्या। इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जैसे कि अभी अभी पीछे मैंने बताया, तो वही है। इमेज जब भी बनेगी तो रिफ्लेक्शन की वजह से बनेगी। रिफ्लेक्शन जैसे भी होगा वो वैसे ही होगा जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा है। और जब हम रिफ्लेक्टेड रेस को हम पीछे की तरफ बनाएंगे तो वहाँ पे जो हमें इंटरसेक्शन इन रेस का देखने को मिलेगा, वहीं पे इमेज बनती हुई हमें नजर आ रही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि हमारा जो सरफेस है वो एक साइड से पॉलिश होना चाहिए। अगर ये पॉलिश नहीं होगा तो हमें कोई भी इमेज नहीं मिलेगी। तो इस बात का भी खास ख्याल रखना। फील्ड ऑफ व्यू, इसको जरा समझते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या है? ये वो स्पेस है जिसके अंदर रिफ्लेक्टेड रेस एग्जिस्ट कर सकती है किसी भी इमेज के लिए। तो सिंपल सा सोचो कि तुम किस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो उसको देखने का तुम कहाँ से देख सकते हो उसको, कितने डिस्टेंस से और कितने प्लेन के एंगल से तुम देख सकते हो। तो सिंपल सा इसको समझने के लिए फील्ड ऑफ व्यू को कुछ ऐसे समझते हैं हम, कि जो फील्ड ऑफ व्यू होगा, अगर तुम्हारे पास एक लाइट का सोर्स है और तुम उस लाइट के सोर्स को कहीं पे भी इंसिडेंट कराओ, तो वो लाइट कितनी दूर तक जा सकती है वो उसका फील्ड व्यू। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ह्यूमन आइज की बात करता हूँ, तो ह्यूमन आइज दोनों मिला के 150 डिग्री तक देख लेती है। अगर दो आइज होंगी तो हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो ज़्यादा होता है, अराउंड 150 डिग्रीज। 130 180 नहीं होता बिल्कुल भी। वहीं पे अगर एक आंख हो जाए तो ये जो फील्ड ऑफ व्यू है ना, ये 150 से तुम ऐसा कह सकते हो कि 120, 90 से 120 डिग्री तक आ जाता है। तो एक आंख कम होने का बहुत बड़ा नुकसान होता है शरीर को। फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाता है, कहने का मतलब ये है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करें तो हम कुछ ऐसे बोलेंगे दैट फील्ड ऑफ व्यू, एफ ओ वी, इज द एक्सटेंट ऑफ द ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड दैट कैन बी सीन एट वन टाइम थ्रू आइज ऑफ थ्रू आइज और ह्यूमन आइज और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और ऑप्टिकल डिवाइस। सबसे बड़ा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन आई ही होता है। ह्यूमन आई जितना एडवांस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम तो क्या, मतलब हम इंसान तो नहीं बना पाए उतना सेंसिटिव और इतना इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ह्यूमन आई के अंदर पहली बात तो जो लेंस लगा है वो ऑटो एडजस्टेबल है हर सेंस में। वो अपने आप को elongate भी कर लेता है, अपने आप को रिलैक्स भी कर लेता है, वो सारी चीज़ें कर सकता है। तो इतना एडवांस लेंस हम आज तक नहीं बना पाए। दूसरी चीज़, जो आई है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाती है। तो ऐसा डिवाइस कि सब कुछ देख के कैप्चर करके कुछ 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 कर ले, ठीक है। थोड़ा बहुत हम ट्राई कर रहे हैं। फ़ोन में कैमराज जो आए थे वो उसी कंसेप्ट से आए थे कि फ़ोन देख पाए। तो देखने का तो पता नहीं, बट हाँ, काफ़ी हद तक जो फ़ोन है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके भेज सकता है आगे सर्वर पे, जो कि उसको इवेलुएट करके बताए कि क्या दिख रहा है। और ऐसे ही गूगल लेंस वगैरह काम भी करते हैं। तो इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब ये बड़ा ही वैसा सा है, कहने का मतलब कि अगर दो प्लेन मिरर एक साथ रख दिए जाए सामने सामने, ये वाला इफेक्ट तुमने सलून्स में अक्सर देखा होगा।
तो तुम फिर दो मिरर्स के बीच में खड़े कर दिए जाओ, तो तुम्हारी इमेज पीछे बनती ही चली जाएगी, बनती ही चली जाएगी। और यहाँ की तरफ भी, तो दोनों साइड जो हमारी इमेजेस है वो बनती ही चली जाती है। इनफाइनाइट इमेजेस बनती है तो प्लेन मिरर्स को जब एक साथ रख दिया जाता है तो। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि अगर प्लेन मिरर मिनिमम कितनी लेंथ का हो जिसमें एक इंसान की पूरी इमेज आ जाए। इस फिनोमिना को समझने के लिए जो मिरर है वो ज़मीन पर होना ज़रूरी है। सपोज तुम ज़मीन के सामने खड़े हो, इसके ऊपर तुम ऐसे देख रहे हो, तो तुम्हें कितना दिखेगा, मतलब ये तुम्हारी हाइट कितनी हो, तुम कितने डिस्टेंस पर हो, और ये प्लेन मिरर कितनी लेंथ का हो कि सब कुछ कंप्लीट इसके अंदर आ जाए, तो वो एक केस होता है। तो अगर वैसे तो वो सब सिलेबस से, सीबीएसई के सिलेबस से हट चुका है, लेकिन अगर फिर भी तुम किसी सवाल में ऐसे फंस जाओ तो बताना, तब हम डिस्कस करेंगे। अभी तो डिस्कस करने का तुमसे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी फायदा है। तो प्लेन मिरर के द्वारा बनाई जाने वाली बनने वाली इमेजेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उनको जरा देख लेते हैं। कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है, तुम ऑलरेडी 10th में पढ़कर आए हो, थोड़ा सा बस रिवीजन हो जाएगा। Image distance is always equals to object distance from the plane of the mirror. Line joining the point object and its point image always perpendicular to the plane of the mirror. कहने का मतलब कि अगर ये मेरे पास प्लेन मिरर है तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, पॉइंट इमेज, ये परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन से, प्लेन ऑफ मिरर से। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, पता ही है हमें। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस होगा ये भी बराबर होगा प्लेन मिरर के केस में। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑलवेज ऑफ ऑपोजिट नेचर, यानी कि रियल और वर्चुअल। अगर यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये रियल है, ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है, तो प्लेन मिरर से उसकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल क्यों बनेगी यहाँ पे? इमेज वर्चुअल इसीलिए बनेगी क्योंकि इट फॉर्म्स ऑन द ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड में जब जब कोई इमेज बनेगी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वर्चुअल। वहीं पर अगर इमेज सेम साइड बन जाती तो उसको रियल बोल देते। आएगा आगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। थर्ड पॉइंट, इमेज इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड। इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि सपोज ये प्लेन मिरर है तुम्हारा और यहाँ पे तुमने ए लिखा, इसकी इमेज ना ए ही बनेगी क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बी लिखा होता तो इसकी इमेज ना ऐसे बनेगी। इस फिनोमिना को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये भी हमने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, ये पॉइंट याद रखना है। लेफ्ट जो है वो राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है। इमेज साइज इज ऑलवेज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट साइज, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेन मिरर के लिए। अब एक टर्म आती है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है इसको जरा समझते हैं। तो सपोज एक लाइट रही थी, तो मस्त अपना जा रही थी कुछ ऐसे। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सरफेस ले आया, ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इस सरफेस ने क्या किया, इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया ऐसे। तो जब इसने लाइट को रिफ्लेक्ट किया होगा के कंपैरिजन में उसकी इनिशियल पाथ को अगर हम देखें तो उन दोनों में कितना डेविएशन आया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि डेल। लाइट जब तक डेविएट नहीं हुई थी अगर उसी पाथ पे जाती, और प्लेन मिरर या फिर किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से अगर डेविएट हो गई, तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको? इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है इफ लाइट गोज अनडेविएटेड, तो इन सारे के सारे एंगल्स का सम, यानी कि आई प्लस आर प्लस डेल, ये बराबर हो जाता है किसके? 180 डिग्री के। लेकिन हमें पता है कि यहाँ तो रिफ्लेक्शन हुआ है, फ्रॉम रिफ्लेक्शन लॉस आई आर के बराबर होगा, तो मैं 2 आई लिख सकता हूँ। तो 2 आई प्लस डेल बराबर होगा 180 डिग्री। तो डेल बराबर होगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ आई के, या फिर डेल बराबर होगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ आर के। तो ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर। कंसेप्ट को समझना है, कोई डेरिवेशन कोई ऐसा फालतू चीज़ नहीं है, तुम्हें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। अनडेविएटेड लाइट रे और डेविएटेड लाइट रे के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसे एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। ये सिंपल सी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। निकालना कैसे है वो तुम्हें समझ आ ही गया होगा, एंगल की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके। तो अब थोड़े से सवाल देखते हैं, थोड़ा दिमाग को
अलग डायरेक्शन में ले जाके सोचते हैं। तो फिगर shows a plane mirror on which a light ray is incident. If the incident light ray is turned by 10 degree, mirror is turned by 20 degree. The angle turned by reflected ray is, किस डायरेक्शन में एंगल टर्न होगा। तो समझो जरा इस सिचुएशन को। अगर मैं जो मेरा मिरर है उसको 20 डिग्री घुमा देता हूँ, तो जो लाइट रे है जो पहले 30 पे गिर रही थी अब वो 50 पे गिरेगी, और 50 पे गिरेगी तो 50 ही वो डेविएट होगी, मतलब रिफ्लेक्ट होगी, तो टोटल एंगल हो जाएगा दोनों के बीच का मिला के 100 डिग्री। लेकिन 10 डिग्री लाइट रे भी घूमी है, तो अगर 10 डिग्री लाइट रे भी घूमी है तो अब जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है जो कि पहले 50 था, 20 हटा के वो 10 हट जाएगा, मतलब 40, मतलब टोटल एंगल आ जाएगा 80 डिग्री का दोनों के बीच में। पहले दोनों के बीच में, अभी के केस में जो दोनों के बीच में एंगल आ रहा है वो है 60 डिग्री। तो 60 से 80 डिग्री का उसमें हमें चेंज देखने को मिले। तो रिफ्लेक्टेड रे अभी ऐसी है, बाद में 80 डिग्री के केस में थोड़ी सी ज़्यादा ऐसे होगी। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो इस दोनों के बीच में अगर हम एंगल देखें तो इट शुड बी 30 डिग्री। इसको हम 90 लेके चलेंगे। थोड़ा लॉजिकली सोचो इस सवाल को, कैलकुलेशन के हिसाब से मत सोचो। हमने कितना टर्न कराया एंगल मिरर को 20 डिग्री, और लाइट रे को टर्न कराया 10 डिग्री। तो इफेक्टिव जो टर्निंग हमें देखने को मिली वो कितनी होगी, 30 डिग्री की। लाइट रे मतलब 30 डिग्री से टर्न हो जाएगी, और 30 डिग्री से अगर टर्न होगी तो एक तरफ होगी 30 डिग्री से टर्न, दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन वाली साइड भी 30 डिग्री से टर्न होना चाहिए। तो टोटल कितना आ गया, 60 डिग्रीज का टर्न आ गया इसके अंदर। कैसे, और कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट रे ऐसे टर्न हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। लॉजिकली सोचना है बस, और ज़्यादा नहीं। अब आता है एक सवाल, नंबर ऑफ इमेजेस, हाउ मेनी इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट एंगल्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट एंगल्स। तो ये चीज़ समझनी है, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इमेजेस पहली बात कब आती है, व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट दे फॉर्म मल्टीपल इमेजेस, कि वो एक से ज़्यादा इमेज बनाने लग जाए वहाँ पे। अब वो एक से ज़्यादा जो इमेज होगी वो एंगल पे डिपेंड करेगी, और डिपेंड करेगी कि हमने मिरर्स को प्लेस कैसे किया है। तो सिंपल सा यहाँ पे समझो, अगर दो मिरर्स को हमने थीटा एंगल पर प्लेस किया है, मतलब ऐसे मान लो, एक मिरर ऐसे एक मिरर ऐसे, ठीक है। और अगर 60/थीटा एक इंटीजर आया इवन, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होगी ना उसको निकालने का फॉर्मूला है ये 360 डिग्री/थीटा-1। जैसे कि सपोज 360/थीटा हमें इवन चाहिए, तो लेट्स से थीटा 60 डिग्री है, ठीक है। तो अगर थीटा 60 डिग्री होगा तो 360/60 6 आएगा। 6 एक इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस किसके बराबर हो जाएगी, 6 - 1 यानी कि 5 के। तो 5 इमेज बनेगी जब दो मिरर्स को हम 60 डिग्री पर ऐसे प्लेस कर देंगे, तो 5 इमेजेस। वहीं पे अगर ऑड इंटीजर आ गया तो यहाँ दो केसेस होंगे। पहला केस, या तो सिमेट्रिक नंबर ऑफ इमेजेस मिले, या फिर एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में क्या होगा, एक इमेज जो होगी वो कम खराब हो रही होगी थोड़ी सी, 100% नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 5 इमेज है तो पांचों की पांचों इमेज परफेक्ट मिलेंगी। लेकिन एसिमेट्रिक में क्या होगा कि 5 इमेज अगर हमें आ रही है तो जो पांचवी इमेज है ना वो थोड़ी सी खराब हो सकती है, मतलब वो परफेक्ट नहीं होगी, ऐसा हो सकता है, एसिमेट्रिक इमेज मिलेगी। तो इट विल डिपेंड अपॉन हाउ वी हैव प्लेस द मिरर, और ये रिलेशन है, इसके यूज करके हम अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ रहे होंगे स्फेरिकल मिरर्स। तो इससे पहले हमने जितनी भी बात करी वो सारी की सारी बात प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में थी। कल की क्लास में हम स्फेरिकल मिरर्स और रिफ्रैक्शन की कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जान रहे होंगे। इनके द्वारा इमेज फॉर्मेशन को देख रहे होंगे, क्योंकि सीबीएसई में एक क्वेश्चन अभी भी इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर से पूछ ही लेता है बोर्ड, 3 नंबर में। वो कोई भी कंडीशन हो सकती है उसके अंदर, तुमसे कोई भी इमेज फॉर्मेशन के बारे में बोल देगा कि मैच द फॉलोइंग दे देगा, केस बेस्ड क्वेश्चन दे देगा। तो बेसिक बेसिक चीज़ें बहुत सारी है यहाँ से पूछने वाली, तो इसको डिटेल में एक बार समझ रहे होंगे। अभी की क्लास के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।